चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत आज उस खबर के साथ हम करते हैं जिसने चाय की तलब बढ़ा दी है। जी हां, दिल्ली और एनसीआर का मौसम दरअसल बेहद सुहाना हो गया है। बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश होती रही और आज सुबह कई इलाकों में फुहारे भी देखने को मिली, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। बिल्कुल सही बात है श्वेता। वैसे एक चीज आपने देखी होगी, इस बार मार्च बीत गया लेकिन एक भी दिन ऐसी एयर कंडीशनर चलाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। तो जानते हैं मौसम का मुकम्मल हाल इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन में खिली धूप के दरमियान ठंडी हवा के झोंके मौसम के बदले मिजाज की तस्दीक कर रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर वीकेंड पर कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई। कल रात के बाद आज सुबह भी आसमान से बरसी फुहारों ने सुहाने मौसम की सौगात दे दी और माहौल में चढ़ती गर्मी की तपिश पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली एनसीआर के खुशनुमा मौसम ने कई चेहरों पर मुस्कान ला दी है। तो जो लोग इस मौसम से खुश हैं उनके लिए आज एक और खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। दिल्ली और आसपास लगातार 3 हफ्तों से वीकेंड पर बारिश हो रही है। ये बेमौसम बरसात दिल्ली वालों के लिए कुछ राहत जरूर लेकर आई है। माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन तक दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। इसके कारण तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं है, लिहाजा गर्मी में भी कुछ हद तक ठंड का एहसास होता रहेगा। इसका इफेक्ट दिल्ली की बात करें तो हो सकता है कल भी सुबह इसका थोड़ा असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर 1-2 दिन जैसे कल की बात करें दोपहर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा। लेकिन एक और स्पेल उसके बाद 3 तारीख को आप फिर उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर से बारिश आएगी। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों और इलाकों में भी बारिश की झड़ी देखने को मिल रही है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में हो रही बरसात ने यहाँ के माहौल को और भी खुशगवार बना दिया है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात तक इन दिनों मौसम का रुख ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उन स्थानों पे जहाँ पे इन दिनों में वर्षा नहीं होती वहाँ भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है और यही हालात गुजरात के भी हैं। गुजरात में इस बार मार्च के महीने में पिछले काफी सालों से के मुकाबले पिछले 10 साल 15 साल की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश मार्च में हुई है इस बार। वाराणसी में भी दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। सुबह होते ही वाराणसी पर काले बादल मंडराते देखे गए और बारिश के साथ ही दिन का आगाज हुआ। बारिश के चलते लोगों ने गर्मी और उमस से राहत की सांस ली। माना जा रहा है अगले 2 दिन तक यूं ही रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक इन दिनों कुदरत मौसम के अनोखे रंग दिखा रही है। उत्तराखंड के मसूरी में जबरदस्त बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। मैदानी इलाकों में भी गर्मी से निजात पाने के लिए लगातार लोग मसूरी का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून और मसूरी की ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवा के झोंकों के साथ अभी और बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कल देर रात से हिमपात के कारण केदारनाथ धाम के मंदिर परिसर में 1 फीट से ज्यादा की बर्फ जम गई है। मंदिर के कपाट खुलने में अब कुछ समय ही बचा है, लिहाजा तीर्थ यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। मैदान में बारिश और पहाड़ पर बर्फबारी, मतलब जाते जाते मार्च में मौसम का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर की वादियां जहां पर चनाब नदी की बर्फीली धारा के बीच राफ्टिंग का जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है। चनाब की उफनती लहरों के बीच बलखाती नावों ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। जी हां, चनाब की तेज धार और बर्फीले पानी के बीच में प्रतियोगियों के ना तो हौसले पस्त हुए और ना ही जुनून कम हुआ है। डोडा में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों के खिलाड़ियों ने भी अपना जौहर दिखाया है। एक तरफ चिनाब की उफनाती लहरें तो दूसरी तरफ उस पर इटलाती और बलखाती हुई नाव, जिसे एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों की शान की सवारी कहा जाता है। रिवर राफ्टिंग एक ऐसा खेल है जो दिल को रोमांच से भर देता है। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के डोडा का, जहां चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है।
चनाब पे राफ्टिंग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं और अगर उससे पहले भी पिछले कुछ सालों से चल रही है। आइडिया ये था कि इस बारी फरवरी मार्च में एक नेशनल लेवल की राफ्टिंग चैंपियनशिप करवाई जाए, बट कुछ वजूहात की वजह से और मौसम की वजह से हम करवा नहीं पाए। आज उसका एक छोटा आप कह सकते हैं ट्रायल रन है, जिसमें 5 या 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लोग जम्मू से लेके, रियासी से लेके, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह सब जगह से आए थे। जब ये बोट चिनाब की धारा में गोते लगाती हैं तो कुछ पल के लिए इसमें बैठे लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। लहरों पर होने वाले रोमांच के इस मेले में कई खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। चिनाब के पानी में तेजी से आगे बढ़ती इन नावों के रंग भले ही अलग हैं, लेकिन इनमें सवार खिलाड़ियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जीत है। तभी तो चिनाब की तेज धार और बर्फीले पानी के बीच ना तो हौसला पस्त है और ना ही जुनून कम है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूटी लेवल कंपटीशन था यहाँ पे डोडा में, और आशा है कि आगे भी नेशनल चैंपियनशिप तक यहाँ पे होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हमारे विशेष पाल महाजन जो डिप्टी कमिश्नर हैं और एसडीएम हमारे अमीन अख्तर साहब, और जो सब एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जब से ही मतलब कि एक टाइम में आप मान के चलो कि डॉक्टर साहब डफरेडे साहब के टाइम में ये पहल की गई थी, लेकिन अब जो कि कंटिन्यूटी जो है ये महाजन साहब के टाइम में इसको मिली है। डोडा में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों के खिलाड़ियों ने भी जौहर दिखाया। वॉलीबॉल से लेकर डिस्कस थ्रो जैसे इवेंट भी आयोजित हुए। उत्साह और साहस से भरपूर इस खास चैंपियनशिप में दूर दूर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर चिनाब के बर्फीले पानी में राफ्टिंग के रोमांच और खिलाड़ियों के जुनून ने गर्मी पैदा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं G20 की। चंडीगढ़ में G20 के कृषि समूह की बैठक हो रही है। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे विदेशी मेहमानों का भव्य और शानदार स्वागत किया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस दौरान विदेशी मेहमानों ने चंडीगढ़ में मौजूद रॉक गार्डन की खूबसूरती को भी निहारा। भारत की मेहमान नवाजी और रॉक गार्डन का नजारा देख विदेशी मेहमान गदगद हो गए। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की हैं, जहां G20 बैठक में शामिल होने पहुंचे विदेशी मेहमानों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों की अगवानी पंजाब की पारंपरिक वेशभूषा में की गई, तो विदेशी मेहमान भी ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने चंडीगढ़ में मौजूद रॉक गार्डन का भी दीदार किया। G20 के कृषि समूह की बैठक में विदेशी मेहमानों को शॉर्ट फिल्म के जरिए रॉक गार्डन के इतिहास और खासियत के बारे में बताया गया। रॉक गार्डन की सुंदरता और भव्यता देख विदेशी मेहमान बेहद खुश नजर आए। डेलीगेशन में शामिल महिला प्रतिनिधियों ने हाथों में मेहंदी भी रचाई। We really appreciated the visit. It's very interesting to see how this man managed to build such constructions, and it's very interesting. It's a very interesting city, very clean, very modern city, and this is a very interesting place to visit. रॉक गार्डन केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सैलानियों के बीच फेमस है। ये टूरिस्ट स्पॉट हमेशा सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार यहाँ पहुंचे मेहमान खास थे तो उनका स्वागत भी खास अंदाज में हुआ और ऐसी महफिल जमी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का, जहां कुदरत के अनुपम सौंदर्य के बीच विकास की गंगा बहाई जा रही है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली टनल का काम अब तेजी से चल रहा है। 900 मीटर लंबे इस टनल के बनने से चारधाम तीर्थ यात्रियों को खासी सहूलियत मिलेगी। इससे यात्रा जाम से भी राहत मिलेगी और उनकी यात्रा और सुगम हो जाएगी।
ये टनल 4 धाम यात्रियों के लिए सहूलियत की सौगात लेकर आएगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाली इस 900 मीटर लंबी सुरंग पर तेजी से काम चल रहा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे संकरा है, जिससे 4 धाम यात्रा के दौरान यहां लंबा जाम लग जाता है। इस टनल का निर्माण पूरा होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को इस जाम से छुटकारा मिल जाएगा। सुविधा मिलेगी सर, इनको रुद्रप्रयाग से जो है अपना शहर जो है ये ट्रैफिक से ये हो जाएगा, बच जाएगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अपने टनल से जो हमारा जहाँ से टनल शुरू हो रहा है वो ही बाईपास जो है बद्रीनाथ का, ये केदारनाथ का, ये बद्रीनाथ का है। तो इतनी बड़ी सुविधा है कि सीधा उस रूट से आएंगे बद्रीनाथ वाले बद्रीनाथ को घूम जाएंगे, केदारनाथ वाले तो पहले बाईपास है। इस टनल के साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर 190 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। अलकनंदा नदी पर इस पुल के तैयार होने के बाद 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को रुद्रप्रयाग शहर के बीच से नहीं गुजरना होगा। इससे शहर में जाम नहीं लगेगा और तीर्थ यात्रियों का वक्त भी बचेगा। टनल और पुल के प्रोजेक्ट पर कुल 156 करोड़ रुपए की लागत आई है। पिछले 6 महीने से यहाँ तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक ये निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। अब बात सदियों से भारत की समृद्ध संस्कृति का अटूट हिस्सा रही गंगा नदी की। गंगा को साफ, स्वच्छ, अविरल बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार का मिशन नमामि गंगे जारी है। हालांकि गंगा को निर्मल बनाए रखना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, आम लोगों का योगदान भी बहुत जरूरी है। जी हां, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और शायद इसी मकसद के साथ लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए भी वाराणसी में पुलिस प्रशासन ने गंगा नदी में मोटर बोट यात्रा निकाली। 80 घाट से दशाश्वमेध घाट के बीच की गई इस बोट यात्रा में पीएसी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम जवान भी शामिल हुए हैं। गंगा की लहरों को चीरते हुए मोटर बोट का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, देवनगरी काशी का दृश्य विहंगम होता चला गया। पवित्र पावनी गंगा के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से ये यात्रा शुरू की गई। गुब्बारों से सजी 2 दर्जन से ज्यादा मोटर बोट ने 80 घाट से दशाश्वमेध घाट के बीच यात्रा शुरू की। तो गंगा किनारे इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद थे। गंगा यात्रा से पहले भव्य गंगा आरती की गई। जिसमें पुजारियों के साथ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। पीएसी के हाफ ब्रास बैंड ने देशभक्ति के तराने छेड़ मनोरम प्रस्तुति दी और फिर मोटर बोट का काफिला अपने मंजिल की ओर बढ़ चला। इस जागरूकता गंगा यात्रा में पुलिस कमिश्नरेट के साथ पीएसी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया। यात्रा का शुभारंभ पुलिस आयुक्त मुत्था अशोक जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। गुरुवार सुबह 8 बजे ये बोट यात्रा वाराणसी के 80 घाट से रवाना की गई। 80 घाट से काफी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं महानगरी मुंबई। और मुंबई में भी उस सिद्ध जगह पर जिसकी वजह से इस शहर का नाम मुंबई रखा गया। हम आपको बता दें कि माता मुंबा देवी के नाम पर ही रखा गया था सपनों के शहर मुंबई का नाम। आपको बता दें कि गुड न्यूज ये है कि अब मां मुंबा के धाम का कायाकल्प होने जा रहा है। यानी कि काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर के बाद मुंबा देवी मंदिर को भी संवारने की योजना तैयार हो रही है। मां के दरबार में उमड़ता है भक्तों का रेला। मां की मूरत हर लेती है हर कष्ट। उनकी मंद मंद मुस्कान जीवन में घोल देती है सुख समृद्धि के रंग। ये मां
मुंबा का दरबार है। मुंबई के भुवनेश्वर में मौजूद मां मुंबा का धाम, कहते हैं मुंबई पर मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुंबई का नाम ही मराठी में मुंबा यानी मुंबा माता के नाम से निकला है। माता मुंबा का ये दरबार अब और भी दिव्य और भव्य बनने वाला है, क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर होगा मुंबा देवी मंदिर का विकास। मुंबई का नाम मुंबा देवी माँ के नाम पर पड़ा है। मुंबा देवी माँ मुंबई की रक्षक भी मानी जाती है। ऐसे में मुंबई का मुंबा देवी मंदिर जो है बेहद ही प्राचीन है और यहाँ पे लोगों की अलग अलग मान्यता है। ऐसे में अब इस पूरे मंदिर को जो है आगे बढ़ाने का निर्णय जो है वो महाराष्ट्र सरकार करने जा रही है। किस तरीके से इस मंदिर का विकास किया जाए उसके लिए अब बैठकें होना शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इस मंदिर के विकास के लिए पूरी तरीके से जो है वो बैठकें कर रहे हैं। काशी और महाकाल मंदिर के तर्ज पर, कॉरिडोर के तर्ज पर इस मुंबा देवी मंदिर का भी विकास जल्द ही होने जा रहा है। मुंबई का मुंबा देवी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां दूर दूर से लोग मां के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इस धाम को नया रूप देने की तैयारी है। मुंबा देवी कॉरिडोर में अंडरग्राउंड 4 मंजिला पार्किंग की मांग की जा रही है। धार्मिक विधि सभागृह से लेकर प्रवचन, अभिषेक, पूजा के लिए इंतजाम किए जाएंगे। पर्यटकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास विश्राम गृह बनाने की भी योजना है। साथ ही परिसर में एक अस्पताल और पुराण रिसर्च सेंटर भी बनाया जा सकता है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर है, अपना तिरुपति बालाजी है, उज्जैन का महाकालेश्वर, ऐसे जितने बड़े मंदिर है वहाँ की व्यवस्था कैसी है। जैसे भक्त लोगों को लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है धूप में, तो दर्शन जो ये है दर्शन के लिए भाविक भक्त जो आते हैं वैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर साफ सुथरे शौचालय हो, स्नान गृह हो, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, ये बड़ा हॉल हो, ये सब उसमें आवश्यक है। इसलिए ये पूरी तरह एकत्रित पुनर्विकास की आवश्यकता है और इसमें एक प्राधिकरण की भी आवश्यकता, मतलब अथॉरिटी की आवश्यकता है। मुंबा देवी मंदिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको उसकी आवश्यकता है। उसने भी यहाँ पर अपॉइंट करने की सकारात्मक भूमिका सरकार ले लेगी। मुंबई की रक्षा करने वाली मुंबा देवी के धाम में भक्तों का तांता हमेशा रहता है। इस मंदिर में आने के बाद भक्त बस निहारते रह जाते हैं मां की मूरत को। श्रृंगार में मां का भव्य रूप भक्तों को हैरान कर देता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब संगमरमर की दीवारों से घिरा मां का ये धाम और भी भव्य और दिव्य बन जाएगा। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं इनोवेशन की एक शानदार कहानी। क्या आप भी अपना पर्स और मोबाइल कहीं भी रखकर भूल जाते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका मोबाइल या पर्स चुरा ले, उसे लेकर भागने की कोशिश करे। तो ऐसे हालात में आपको भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए एक खास इनोवेशन तैयार किया गया है। इनोवेशन क्या है वो मैं बता देती हूँ। दिल्ली की एक स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप ना अपना मोबाइल भूल सकते हैं, न खो सकते हैं, ना ही अपना वॉलेट। जब भी कुछ ऐसा होगा ना तो घंटी बजेगी जो आपको अलर्ट कर देगी। लेकिन कैसे होगा ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी आम वॉलेट की नहीं है। ये वॉलेट बेहद खास है क्योंकि अगर ये गुम हो जाए तो इसे तलाशना बेहद आसान है और साथ ही साथ अगर आपको मोबाइल कहीं छूट जाए या गायब हो जाए तो इसकी मदद से उसे भी खोजना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि स्मार्टफोन की तरह ये वॉलेट भी बेहद स्मार्ट है। एक छोटे से वॉलेट में कई कमाल के फीचर्स हैं जिनकी मदद से आप बेफिक्र होकर सफर कर सकते हैं।
क्या है खास फीचर्स, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया इसे बनाने वाली कंपनी के दफ्तर पहुंचे, जहां हमने जाना इस वॉलेट के खास फीचर्स के बारे में। सबसे पहले जानिए स्मार्ट वॉलेट कैसे तलाशेगा गुम हुए मोबाइल को। अगर आपका मोबाइल गुम जाता है तो आपके वॉलेट में एक पावर बटन दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये है पावर बटन। इसको डबल टैप करते ही साथ आप अपने मोबाइल को कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, वॉलेट बॉट इज कॉलिंग यू। और विज़ आपका जो वॉलेट है ये एक स्मार्ट वॉलेट है, तो आप अपने मोबाइल से अपने वॉलेट को कॉल मिला सकते हैं। यहाँ पे रिंग करके है और मैंने इसको रिंग किया और ये हमारा वॉलेट रिंग हो रहा है। अब अगर आपका मोबाइल और पर्स दोनों ही कहीं गिर जाएं या कोई उन्हें छुपा दे या छीन ले तो अलार्म बजने लगेगा। वॉलेट बॉट में एक बहुत ही अच्छा फीचर है 2-वे कनेक्टिविटी का, जो कि इस तरीके से सेपरेशन अलर्ट है कि अगर मान लीजिए कोई आपसे वॉलेट छीन के 10 मीटर के डिस्टेंस पे जाता है और आपका वॉलेट छीन के अगर जाता है, अगर मोबाइल छीन के जाता है, तो दोनों में ही एक स्ट्रॉन्ग अलार्म बजेगा और उस स्ट्रॉन्ग अलार्म से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी ने आपका वॉलेट ले लिया है और आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा स्पॉट पे ही कि आपका वॉलेट जो है वो कोई चोरी कर रहा है या मोबाइल चोरी कर रहा है। इस सिस्टम की खासियत इसका लोकेशन ट्रैकर भी है। इस वॉलेट में अगर मान लीजिए किसी तरीके से वॉलेट गुम हो भी गया तो इसमें लोकेशन ट्रैकिंग है, जिसकी मदद से, इस लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से आप रियल टाइम लोकेशन में वॉलेट के जा सकते हैं और वॉलेट जहां भी है उसको वहां से उठा के अपने पास ले सकते हैं। इस वॉलेट की एक और खूबी है और वो ये कि इसका इस्तेमाल पावर बैंक की तरह भी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए पावर बैंक कैरी नहीं करते हैं और आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत ही लो है, तो आपका जो वॉलेट है वो वायर्ड एंड वायरलेस आपके मोबाइल को चार्ज कर सकता है। ये कंपैटिबल है एंड्रॉइड iOS दोनों के साथ, तो आपको इंस्टेंट चार्जिंग देता है ये वॉलेट। 2-वे कनेक्टिविटी की तकनीक पर ये कंपनी खास की चेन ट्रैकर और स्पेक्स ट्रैकर भी बना चुकी है, जो ऐसे छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी सामानों को आपसे गुम नहीं होने देंगे। साथ ही ऐसे स्कूल बैग्स भी बनाए जा रहे हैं जिनके जरिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता पिता की चिंताएं दूर हो सकें। आगे हम स्कूल बैग्स से मासेस को हम टारगेट करने वाले हैं, तो हम स्कूल बैग्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के लिए। और दूसरा, हम यंगस्टर्स के लिए एक कॉलेज कलेक्शन भी लेके आएंगे, जो कि फिर से मास टारगेट रहेगा। ये तमाम चीजें खास चिप से लैस हैं। देश में बनी ये चीजें विदेशी तकनीक वाले स्मार्ट प्रोडक्ट्स को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। ये प्रोडक्ट फैशन और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन ब्लेंड तो है, लेकिन जब ये टीम इन्वेस्टर्स के पास गई, पैसे की मदद मांगने गई, तो किसी ने इनसे कहा कि चीन में इतनी सारी चीजें इस तरह की बनती हैं, ले आओ और आसानी से बेच लो, इतनी मेहनत क्यों करनी है। लेकिन इस टीम ने ये पहले ही तय कर लिया था कि वो अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से मेड इन इंडिया रखेंगे। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। चलिए अब एक अच्छी खबर दिल्ली वालों के लिए बता देते हैं। सदियों से दिल्ली की पहचान रही यमुना का सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। दरअसल यमुना के घाटों को साफ कर वहां रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। यमुना के किनारे सुंदर और छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा रिवर बेड पर सुंदर घास लगाई जा रही है, ताकि आप वहां आकर ठंडी हवाओं का मजा ले सकें और सुकून के पल बिता सकें। ये तस्वीरें आंखों को सुकून देने वाली हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यमुना का किनारा इतना साफ और सुंदर होगा। दिल्ली में यमुना के घाटों को सुंदर बनाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है और बड़े ही खूबसूरत निर्माण भी प्रगति पर हैं। यमुना के घाटों को संवारने के लिए लाल पत्थरों के जरिए गुंबद का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये लोगों की आकर्षण का केंद्र बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर मिट्टी और गंदगी का अंबार था। यमुना नदी और यमुना के घाट देखने लायक नहीं थे। यमुना को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और महज 1 महीने के अंदर यमुना के घाटों की तस्वीरें बदली बदली सी नजर आ रही हैं। कदूसिया घाट पर हरियाली देखने को मिल रही है। बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं और घाटों के किनारों पर हरी घास बिछाई जा रही है। सुधार दिया हम लोगों ने,
पहले नहीं सुधरा था, इस बार हम लोगों ने सुधार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में सफाई का मेगा ड्राइव शुरू किया था। इस अभियान के पहले चरण में आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास उदासिया घाट से आईटीओ तक सफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। वक्त वक्त पर दिल्ली के उपराज्यपाल विकास कार्यों का जायजा भी लेते हैं और दिल्ली सरकार की कोशिशें भी रंग ला रही है। यमुना को साफ करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी की भी मदद ली जा रही है ताकि कोई भी शख्स यमुना तट पर गंदगी न फैला सके। यमुना नदी में कचरा फेंकने वालों पर लगाम लगाने के लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यमुना नदी और यमुना तटों के कायाकल्प की सरकार की कोशिशों से ये उम्मीद बंधने लगी है कि आने वाले वक्त में कम से कम दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। चंद घंटों बाद देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की शानदार सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। जी हाँ, ये ट्रेन भोपाल और दिल्ली के बीच में चलेगी और 7 घंटे 50 मिनट में 708 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। रास्ते में ये आगरा कैंट स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेगी भी। सफर के शौकीनों को एक और वंदे भारत की शानदार सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह हरी झंडी दिखाकर देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। नई वंदे भारत ट्रेन के रैक बीते रविवार को चेन्नई से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पहुंच गए हैं। नई वंदे भारत ट्रेन शनिवार को छोड़कर हर रोज सुबह 5:55 पर रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी और 11:40 बजे आगरा कैंट स्टेशन पहुंचेगी। आगरा कैंट में 5 मिनट रुकने के बाद ये फिर रवाना होगी और दोपहर 1:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह भोपाल से दिल्ली के बीच 708 किलोमीटर का सफर ये महज 7 घंटे 50 मिनट में पूरा कर लेगी। वापसी के लिए ट्रेन दोपहर 2:45 पर नई दिल्ली से रवाना होगी। शाम 4:45 पर आगरा कैंट पहुंचेगी और आगरा से चलने के बाद रात 10:45 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें से 14 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव कोच होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने नई वंदे भारत ट्रेन के लिए मध्य प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी है। माननीय मोदी जी ने तो 8 साल में पूरे देश के अंदर 9 स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन चला दी और वो भी मध्य प्रदेश भोपाल को ये सौभाग्य मिल रहा है। 1 तारीख को वैश्विक नेता हमारे माननीय मोदी जी प्रारंभ करने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात। बीते 27 मार्च को इस ट्रेन का रानी कमलापति स्टेशन से आगरा के बीच रात में ट्रायल रन किया गया था। रेलवे के मुताबिक शुरू में ये ट्रेन 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, लेकिन बाद में इसकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। भोपाल से दिल्ली तक का किराया चेयर कार के लिए करीब 2000 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए करीब 3300 रुपए तय किया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि नई वंदे भारत ट्रेन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपके पास उद्घाटन सफर का लुत्फ उठाने का शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। चाय वाला मौसम है, सो आप भी वीकेंड एंजॉय करिए चाय के साथ। और मौसम और चाय की दोस्ती वैसे ही बड़ी पक्की होती है। जरा सा इशारा हो, चाय का स्वाद खुद ब खुद आ जाता है। जी हाँ, वैसे मौसम चाय और आईपीएल वीकेंड बन गया, समझ लीजिए बात। बिल्कुल समझ गए। देखिए, इनका वीकेंड, इन सबका वीकेंड, लेकिन मेरा वीकेंड वाला वायदा कल आपके साथ मौजूद रहूंगी मैं। तो देखिए, आप और अदिति दोनों 6 बजे भी मौजूद रहेंगी। ये भी हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि आईपीएल स्पेशल शो आप शगुफ्ता और अदिति के साथ देखिएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, चाय पर मिलेंगे मंडे को।